हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल से रिलेटेड, ठीक है, वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संतुलन परिधान में लाता है। संतुलन परिधान में लाता है। क्या लाता है? ऑप्शन है तंगी भाव, तंगी भाव, दिखावा, दिखावा, आरामदायक भाव, आरामदायक भाव, या फिर कुछ नहीं। क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है, संतुलन परिधान में लाता है। क्या लाता है? तंगी भाव लाता है, दिखावा लाता है, आरामदायक भाव लाता है, या कुछ नहीं लाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे संतुलन होता क्या है। संतुलन कला के तत्व में आता है या कला के सिद्धांत में आता है? तो कला के तत्व में तो नहीं आता है, ये कला के सिद्धांत में आता है। संतुलन संतुलन कला के सिद्धांत में आता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतुलन दो प्रकार का होता है। औपचारिक संतुलन, औपचारिक संतुलन, और अनौपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन। इसमें क्या होता है? जो औपचारिक संतुलन होता है, इसमें जो सज्जा होती है, जो बनावट होती है, या फिर जो निर्माण किया जाता है, औपचारिक में दोनों तरफ इक्वल होता है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल होता है। और अनौपचारिक में एक तरफ दूसरा होता है, एक तरफ दूसरा होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेंगे, वस्त्र विज्ञान का पढ़ा रहे तो वस्त्र विज्ञान से ही लेंगे। जैसे कि ये एक ड्रेस हमने बनाई, ठीक है, इसमें दोनों तरफ हमने अगर पॉकेट लगा दी तो ये क्या हो गया? औपचारिक संतुलन, ठीक है। और अगर ऐसे ही अगर अनौपचारिक संतुलन का उदाहरण देखेंगे तो ये ड्रेस ऐसे हो गई, इसमें जब हम एक साइड पॉकेट लगा देंगे और एक साइड कोई फ्लावर का बना देंगे तो ये हुआ अनौपचारिक संतुलन, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर क्या हो रहा है? इसी तरह का जब हम रूम डेकोरेशन करते हैं तभी औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन आता है। उसमें क्या होता है? कोई बेड होता है, उसके साइड में हम अगर सेम तरीके की डेकोरेशन करते हैं तो वहाँ पे औपचारिक संतुलन होता है। अगर एक साइड दूसरा करते हैं तो वहाँ पे अनौपचारिक संतुलन होता है। तो समझ में आ रहा है? तो संतुलन परिधान में क्या लाता है? आरामदायक भाव लाता है, ठीक है, आरामदायक भाव लाता है। जब दोनों तरफ एक चीज होती है तो हमें आराम से महसूस होता है। इसी के जगह एक वर्ड और आता है, विश्रामदायक भाव, ठीक है। विश्रामदायक भाव, चाहे आरामदायक हो चाहे विश्रामदायक, दोनों ही सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में करके पूछेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगी। सेकंड क्वेश्चन है, चिकनाई, अवशोषक, पदार्थ में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ नहीं है, होने वाला पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है फ्रेंच चॉक, फ्रेंच चॉक, दूसरा ऑप्शन है मुल्तानी मिट्टी,
तीसरा है पेट्रोल, चौथा है फ्रेंच ऑफ मुल्तानी मिट्टी, पेट्रोल या फिर मूंग दाल का आटा, मूंग दाल का आटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चिकनाई अवशोषक पदार्थ में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। तो ये जितने ही हैं ये सारे चिकनाई को साफ करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, चिकनाई अवशोषक है। ठीक है, जो कि चिकनाई को अवशोषक कर लेता है। जैसे कहीं पे कपड़े में कोई आयल लग गया या कुछ लग गया तो उसको हम अवशोषण विधि द्वारा करते हैं। उसके ऊपर चौक डाल के एक पेपर रखते हैं, पेपर के ऊपर चौक डाल के उसको हम हटाते हैं। तो वहां से जब हम चिकनाई हटाते हैं तो वो जो पदार्थ यूज में आते हैं तो उसमें फ्रेंच चॉक आती है, मुल्तानी मिट्टी आती है और मूंग की दाल का आटा है। और यहाँ पे वर्ड पूछा जा रहा नहीं है तो पेट्रोल, पेट्रोल चिकनाई को साफ करता है पर ये घोलक विधि के अंतर्गत आता है। कौन से में आता है, घोलक में, अवशोषक में नहीं आता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता चिकनाई घोलक पदार्थ में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तब यहाँ पे पेट्रोल आ जाता। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर ऊपर का क्वेश्चन अलग कर दिया जाता तो आंसर पेट्रोल आ जाता। क्या पूछा जाता, चिकनाई अवशोषक पदार्थ, चिकनाई अवशोषक पदार्थ में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय का धब्बा, चाय का धब्बा किस प्रकार के, जो चाय का धब्बा होता है वो किस प्रकार के वर्ग में आता है। ये दाग वाले चैप्टर से है। ऑप्शन है प्राणिज, वानस्पतिक, या खनिज, या कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो चाय है वो किस प्रकार के धब्बे में आता है। ठीक है, ऑप्शन है प्राणिज धब्बा, वानस्पतिक धब्बा, खनिज धब्बा या कोई नहीं। तो जो चाय होती है ना ये हमें पेड़ से प्राप्त होती है, एक पौधे से प्राप्त होती है चाय। चाय की पत्तियों, एक पौधा होता है उसकी पत्तियों से चाय को बनाया जाता है, इसलिए ये वानस्पतिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, वानस्पतिक दाग के अंतर्गत आता है चाय का धब्बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनाइडल क्लोराइड, विनाइडल क्लोराइड से बनता है, से बनता है, क्या बनता है। ऑप्शन है टेरिलीन, टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर या फिर डेक्रॉन। तो इसका सीधे सीधे आंसर होगा टेरिलीन। विनाइडल क्लोराइड के घोल से टेरिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, टेरिलीन का रेशा हम बनाते हैं किससे, विनाइडल क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूषण विधि द्वारा कौन सी धुलाई की जाती है, कौन से वस्त्रों की धुलाई की
जाती है? ऑप्शन है हल्के वस्त्रों की, हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की या रेशमी वस्त्रों की? तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? चूसड़ विधि द्वारा कौन से वस्त्रों की धुलाई की जाती है? ऑप्शन है हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, या ऊनी वस्त्रों की, या रेशमी वस्त्रों की। तो ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र जो होते हैं ये ड्राई क्लीनिंग के द्वारा धुले जाते हैं। चूसड़ विधि के द्वारा भारी वस्त्रों की धुलाई होती है। ठीक है, कौन सा कोई आंसर सही है? भारी वस्त्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्राणिज रेशा है, कौन कौन सा है? ऑप्शन है कपास, कापूस, नायलॉन, कपास, कापूस, नायलॉन या फिर ऊन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से प्राणिज रेशा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको आ रहा होगा आई होप। तो ऊन इज राइट आंसर। ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ से। कपास हमें एक पौधे से प्राप्त होता है, उसके फल से उसमें फूल बनता है, उस फूल के थ्रू उसके बीज हटा के हमें कपास प्राप्त होता है। कापो भी बीज वाला एक रेशा होता है। जो ऊन है ये प्राणिज रेशा होता है। ठीक है, और जो नायलॉन है ये जो है एक खनिज वैसा रेशा है, कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7, निम्न में से कौन सा रेशा तने वाला नहीं है? तने वाला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है लिनन, जूट, हेम्प या फिर कापो। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा रेशा तने वाला नहीं है? तो तने वाला रेशा प्राकृतिक में 3 तरीके के रेशे आते हैं, एक बीज वाले होते हैं, एक तने वाले होते हैं और एक, ठीक है। और तो इसमें जो है जो लिनन है ये तने वाला रेशा है, ये फ्लाक्स के पौधे से प्राप्त होता है, फ्लाक्स के तने से निकाला जाता है। जूट भी तने वाला है, हेम्प भी तने वाला ही है, क्योंकि ये इसका पौधा ऐसा होता है, उसको नीचे से उखाड़ के चौड़ी पत्तियां होती है, इसको पीट पीट कर इसका रेशा निकाला जाता है हेम्प का। ठीक है, कहीं कहीं पे ये काले रंग का भी मिलता है। क्या? हेम्प का रंग कहीं कहीं पे काले कलर का भी रेशा, जो हेम्प का रेशा है वो काले कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का। तो जो कापोक है ये बीज वाले रेशे होते हैं। ठीक है, वानस्पतिक रेशों में ही आते हैं पर ये बीज वाले होते हैं। जो हेम्प है ये जो है तने से प्राप्त होता है। कहीं कहीं पर इसे पत्ती में माना गया है पर में ये तने का ही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडीमेड वस्त्रों को बनाने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, एक व दो, दोनों या सभी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है रेडीमेड वस्त्रों को बनाने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। जो हमें रेडीमेड वस्त्र आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, तो उसको जब हम बनाते हैं तो वो कौन से विधि का उसमें प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम से, डायरेक्ट सिस्टम से, या फिर दोनों सिस्टम से, या फिर सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चेस्ट सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम से बनाया जाता है वस्त्रों को। पहला है चेस्ट सिस्टम और दूसरा है डायरेक्ट सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो चेस्ट सिस्टम होता है उसमें उसमें नंबर दिए होते हैं ना, कि इस नंबर की है ये शर्ट है, जैसे रेडीमेड शर्ट है या रेडीमेड कोई ड्रेस है तो उसमें नंबर दिए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ चेस्ट का साइज लिया जाता है। ठीक है, चेस्ट का साइज लिया जाता है और चेस्ट का साइज लेकर उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे वस्त्र को तैयार कर देते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्ट सिस्टम में हम हर शरीर के हर अंग का नाप लेके तब किसी वस्त्र को तैयार करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चेस्ट सिस्टम से बनाते हैं किसी वस्त्र को तो जरूरी नहीं है कि वो सबको फिट ही आए। किसी का साइज अलग होता है, किसी का साइज अलग होता है। एक ही नाप, अगर चेस्ट का एक नाप है तब भी साइज अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए जब हम रेडीमेड ड्रेस लेते हैं तो हमें बाद में उसकी फिटिंग करानी पड़ती है। वो लगभग नाप कर वो ड्रेस बनाई जाती है। पर जो डायरेक्ट सिस्टम से होता है, डायरेक्ट सिस्टम में पूरा वस्त्र एक ही तरह बनता है। ठीक है, जिस जगह का जो नाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे कद की स्त्रियों को किस तरह के डिजाइन वाले वस्त्र पहनने चाहिए। इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन घुमा के कई बार दिए गए हैं। कभी पे यहाँ पे छोटा कद दिया गया, कहीं पे मोटा कद दिया गया, या फिर कोई लंबी स्त्री के लिए पूछ लिया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आए हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये कला के जो तत्व होते हैं ना, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है आड़ीधारी वाले वस्त्र, या फिर लंबी धारी वाले, या फिर वृक्क वाले, या फिर गोल डिजाइन वाले, या फिर चौकोर खाने वाले।
तो इसमें हम एक बार कला के तत्व की तरफ जाना चाहेंगे। तो छोटे कद की जो स्त्रियां होती हैं उनको किस तरीके के वस्त्र पहनने चाहिए। तो जब हमने कला के तत्व पढ़े थे, जब मैंने आपको पढ़ाया था कला के तत्व, तो उसमें हमने रेखाएं बताई थी। ठीक है, रेखाएं भी कई तरीके की होती हैं, लंबी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, गोल रेखाएं, चौकोर रेखाएं, या फिर इस तरह जो रेखाओं से मिलकर जो नमूने बनते हैं। ठीक है, तब हमने बताया था कि जो लंबी धारी वाले रेखाएं होती है ना, वो लंबाई को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, लंबाई को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे कद छोटा है तो लंबाई को बढ़ाने वाले ड्रेस पहने जाएंगे ना। अगर हम आड़ी धारी वाला वस्त्र पहनेंगे तो ये चौड़ाई को बढ़ाएगा। ठीक है, ये किसे बढ़ाएगा? चौड़ाई को। ठीक है, तो अगर छोटे कद की स्त्री है और वो चौड़ी दिखने लगेगी तो उसकी हाइट और कम हो जाएगी। तो इसलिए लंबी धारी वाले वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, गोल डिजाइन वाले वहां पे जहां पे उभार देना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ लंबी धारी वाले। ठीक है, छोटे कद की स्त्रियों को लंबी धारी वाले ड्रेस, धारी वाली रेखाओं की ड्रेस पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऊनी वस्त्र को क्षार से युक्त साबुन से धोया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्त्र पर। ठीक है, तो वस्त्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है कड़ा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर कड़ा हो जाएगा, या फिर नष्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? यदि ऊनी वस्त्र को क्षार से युक्त साबुन से धोया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जो वस्त्र है वो कड़ा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो वस्त्र है वो कड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऊनी रेशों पर क्षार का मतलब अगर प्रभाव जो पड़ता है वो उनको कड़गीला कर देता है। ठीक है, रूखा कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा कड़ा हो जाएगा, नष्ट तो नहीं होगा। ठीक है, कड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगाएंगे? कौन से नंबर की सुई लगाएंगे? ठीक है, ऑप्शन है 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर या 22 नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? जो साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 16 नंबर। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो कि लगता है बहुत सरल है, पर वहाँ पे एक्यूरेट डाटा देना पड़ता है हमको। ठीक है,
तो ये 16 नंबर इसका राइट आंसर है साधारण वस्त्रों के लिए। ठीक है, साधारण वस्त्रों के लिए 16 नंबर की सुई को लगाया जाता है मशीन में। जो हम लोग सिलाई वाली मशीन यूज करते हैं उसमें जो नॉर्मल सुई होती है वो 16 नंबर की होती है। आप लोग प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, सबके घर में मशीन होती है। एक बार उसकी सुई निकालिए और जांच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा काटते समय प्रयुक्त करने वाली कैंची किस साइज की होगी, किस साइज की होती है। ठीक है, ऑप्शन है 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर, या फिर 30 से 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा? 20 से 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इस साइज की जो कैंची होती है, जब हम इसे कपड़ा काटेंगे तो वो काटने में आरामदायक होगा। ठीक है, कपड़ा ज़्यादा, कभी कभी ज़्यादा बड़ी कैंची से काटो तो कपड़ा साइड से ज़्यादा कट जाता है। तो ये नॉर्मली यही जो रेशियो है ये माना जाता है। 20 से 25 सेंटीमीटर की कैंची का प्रयोग हम करते हैं कपड़ा काटते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन, ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जा चुका है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये कार्य सरलीकरण से रिलेटेड जो यंत्र होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अपोहन, विसरण, अपकेंद्रण या फिर परासरण। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है अपोहन, विसरण, के अपकेंद्रण या परासरण। तो अपकेंद्रण इज राइट आंसर। ठीक है, अपकेंद्रण क्यों? क्योंकि जब वॉशिंग मशीन चलती है तो हम देखते हैं वो कैसे घूमती है, ऐसे घूम के वो बीच में जाके पूरा फोर्स डालती है। ठीक है, उस पर केंद्र पे बल पड़ता है। ठीक है, केंद्र पे बल पड़ता है, इसलिए अपकेंद्रण इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में उभारों, ढलाव और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है
लंबे टाके, छोटे छोटे टाके, छोटे टाके, पाइपिंग या डार्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर में उभारू, ढलाव और रेखाओं को अनुकूल आकार देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो है वो क्या है, लंबे टाके हैं, छोटे टाके हैं, पाइपिंग है या डार्ट है। तो डार्ट है जो कि कपड़े को उस शरीर के आकार में पहुंचाती है। ठीक है, डार्ट मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा डार्ट क्या है। डार्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, दो नुकीली डार्ट कौन सी होती है, या फिर फ्रेंच डार्ट क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने डार्ट पे एक वीडियो बनाई है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी विवादित रह चुका है। क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा किस अवस्था में, रेशम का कीड़ा किस चरण में या फिर किस अवस्था में तंतु प्रदान करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, ऑप्शन है अंडा, ठीक है, 4 ही चरण होते हैं। प्यूपा या फिर कीड़ा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रेशम का कीड़ा किस चरण में तंतु प्रदान करता है। ठीक है, तो रेशम के कीड़ा का जो जीवन चक्र है, अंडा होता है, पहले लिख देते हैं, अंडा होता है। ठीक है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर कीड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे कीड़ा होता है। तो अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से कीड़ा बनता है। ठीक है, कीड़े से फिर अंडा प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब हम सेरीकल्चर का प्रयोग करते हैं ना, सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीड़े को जब पाला जाता है ना, तो उस प्रोसेस को सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, रेशम का जो कीड़ा होता है ना, उसका जो पालन किया जाता है ना, उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो जब अंडा से लार्वा बनता है, उस अवस्था में वो लार्वा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो प्यूपा की अवस्था में वो अपने आप चारों तरफ उस लार से लिपट जाता है, तो वो एक कोकून का निर्माण करता है। ठीक है, कोकून बन जाता है, ऐसे चारों तरफ दो धागे निकल जाते हैं, तो ये कोकून बन जाता है। ठीक है, फिर इस कोकून की अवस्था में हमें धागा प्राप्त होता है। तो अगर ऑप्शन में प्यूपा आ रहा है या फिर कोकून आ रहा है, दोनों पे राइट आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि प्यूपा की अवस्था में ये कोकून बन जाता है, फिर उसके बाद कीड़ा बन जाता है। कीड़ा की अवस्था में तो वो स्वच्छंद हो जाता है, उससे हमें कीड़ा, उससे रेशा प्राप्त नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है जब वो इस कोकून को तोड़कर कीड़ा बाहर निकल जाता है, तो उस टाइम जो टूटे फूटे रेशे मिल जाते हैं, उससे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर जो नॉर्मली रेशा हमें प्यूपा की अवस्था में मिलता है, यानी कि कोकून में, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, प्यूपा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बहुत सारे लोग बताते हैं कीड़ा की अवस्था पे मिल रहा है, कई प्रैक्टिस सेट में कीड़ा दिया गया है, पर इसका राइट आंसर प्यूपा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं। ऑप्शन है कृत्रिम, जांतव, धात्विक, खनिज, या फिर वानस्पतिक।
वानस्पतिक। क्वेश्चन क्या है, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं कि जानतो होते हैं, खनिज होते हैं या फिर वानस्पतिक होते हैं। तो एस्बेस्टस क्या होते हैं, ये हमें खनिज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत वानस्पतिक, जानतो और खनिज होते हैं ना, तो खनिज के अंतर्गत एस्बेस्टस आता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, क्या होते हैं, खनिज। इसका राइट आंसर हुआ खनिज। क्लियर हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स।